जयपुर में आरटीओ का बड़ा अभियान। जयपुर में बसों के विरुद्ध नो लगेज अभियान शुरू हुआ है। बसों की छतों पर अब बस मालिक सामान नहीं ले जा सकेंगे। छत पर सामान से लदी बसें सीज होंगी। आरटीओ के 20 उड़न दस्ते कार्रवाई के लिए तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर में आरटीओ का ये बड़ा अभियान, जहां पर जयपुर में बसों के विरुद्ध नो लगेज अभियान शुरू किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बसों की छतों पर अब बस मालिक सामान नहीं ले जा सकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त, छत पर सामान से लदी बसें अब सीज होंगी। आरटीओ के 20 उड़न दस्ते कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जयपुर में आरटीओ का ये बड़ा अभियान, छत पर सामान से लदी बसें सीज हो जाएंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो छत पर सामान से लदी बसें सीज होंगी। जयपुर में आरटीओ का ये बड़ा अभियान है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जानकारी ये मिल रही है कि अब जयपुर में बसों के विरुद्ध नो लगेज अभियान शुरू हो गया है। बिल्कुल आयुषी, मनोहरपुर में जो कल बस हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई थी, 6 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इसके बाद में राजस्थान परिवहन विभाग ने ऐसी तमाम बसों के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, जिनके ऊपर करियर लगा हुआ है, जिनके ऊपर लगेज या सामान का जो है, यानी कि अब पूरा राजस्थान जो है वो बसों के मामले में नो लगेज जो है जोन होगा। यानी किसी बस के ऊपर आपको लगेज या करियर नजर नहीं आएगा। इसी कड़ी के अंदर जो है कल 5 बसों के ऊपर कार्रवाई की गई। सिंधी कैंप से शुरू किया गया था। 20 उड़न दस्तों को पाबंद किया गया है और अभी तक दिवाली के बाद से लेकर अभी तक 228 बसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। 150 से ज्यादा बसों के परमिट निलंबन करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यानी राजस्थान में किसी भी दूसरे स्टेट से कोई बस आएगी या राजस्थान से किसी भी दूसरे स्टेट में बस जाएगी, दोनों ही तरफ की बसों के ऊपर करियर या लगेज नजर नहीं आएंगे। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है लगेज के अलावा कि बस का ऑल्ट्रेशन तो नहीं हुआ है, बस ओवरसाइज तो नहीं की गई है, बस का इमरजेंसी गेट तो नहीं हटाया गया है। ये कार्रवाई जो है हालांकि काफी समय से चल रही थी, लेकिन कल देर रात को जो है इसमें तेजी आई है और तेजी आने की वजह से बहुत सारी बसों के रात को जो है वो चालान कटे हैं। अब कोई भी यूपी, एमपी, गुजरात जो दूसरे स्टेट से बसें आती है वो अपना करियर हटा के ही राजस्थान के अंदर प्रवेश पा सकती है। बिल्कुल आसिफ, कल जो हादसा उसके बाद से हम कह सकते हैं सबक लिया गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट्स की। बिहार चुनाव में बयानों की महाभारत जारी है। आरजेडी ने तेजस्वी को नायक बताया तो जेडीयू ने नीतीश कुमार को जनसेवक। अब आरजेडी के तेजस्वी यादव को नायक बताने पर भी सियासत तेज है। आरजेडी नेता अब्दुल बरी सिद्दीकी को भी लगता है कि तेजस्वी को जननायक बनने में समय लगेगा। तो वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि जननायक राहुल तेजस्वी नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर थे। ये रिपोर्ट देखिए। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने नेताओं के लिए एक से बढ़कर एक शब्द गढ़े जा रहे हैं। कोई नायक कह रहा है, कोई जननायक कह रहा है, कोई जनसेवक कह रहा है, तो कोई नालायक बताकर तंज कस रहा है। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को जननायक बताया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। आरजेडी ने बचते बचाते जननायक में से जन को हटाकर तेजस्वी यादव को नायक बना दिया, जिस पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हैरानी जताते हुए कहा कि जो अब तक एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना, वो खुद को जननायक मानने लगा है। मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। विरोधी तो विरोधी, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है।
तो वहीं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल और तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे या फिर मेरे पिता है। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। जननायक से शुरू हुई शब्दों की ये जंग नायक होते हुए नालायक तक पहुंच गई है। जेडीयू ने तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर के जवाब में नीतीश कुमार का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें नीतीश को जनसेवक बताते हुए जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी बिहार की सियासत आजकल इन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बिहार चुनाव से जुड़े नए सियासी संग्राम की। प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी को लेकर अब बवाल मचा है। एक अंग्रेजी अखबार में यह दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी हैं, जिसे लेकर अब विरोधी उन पर हमलावर है। इस रिपोर्ट में देखिए। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र करगहर, राज्य बिहार। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। ये 2 वोटर आई कार्ड एक ही मतदाता के हैं। मतदाता भी कोई आम नहीं। बिहार में बदलाव की दहाड़ मार रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। पीके के पास 2 मतदाता पहचान पत्र होने के मामले का खुलासा होते ही निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया। इधर विरोधी इसे लेकर अब पीके को घेरने में लग गए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के मतदाता हैं। आमतौर पर अगर उनकी पार्टी की बिहार में कोई वास्तविक उपस्थिति होती तो यह एक बड़ा विवाद होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जनसुराज का कोई महत्व नहीं है। दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है। जब खुद के घर शीशे के हो ना, तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। पलायन पर प्रवचन देते हैं और खुद जाकर बंगाल में वोटर भी बन जाते हैं, बिहार के भी वोटर हैं। तो क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं? महागठबंधन के नेताओं को भी पीके पर हमला करने का मौका मिला तो वो कहां चूकने वाले थे। अब आप चुनाव आयोग को जवाब दीजिए कि एसआईआर के बाद भी आपका पश्चिम बंगाल में और करगहर विधानसभा में 2 जगह नाम कैसे आ गया। इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर का क्या कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। 2019 से अपने गांव कोनार के वोटर हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एसआईआर चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका। तो उसके हिसाब से प्रशांत किशोर का नाम कोनार में करगहर विधानसभा में अंकित है। जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको किधर भक्ति देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो, पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। लालू नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करने वाले प्रशांत किशोर अब अपने मतदाता प्रमाण को लेकर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। देखना होगा निर्वाचन आयोग के नोटिस के जवाब में पीके की क्या प्रतिक्रिया होती है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के छोटका सांखे में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जिसकी 3% आबादी है उसका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है, जबकि 17% आबादी वालों को मौका ही नहीं मिलता। अब ओवैसी के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। जिसकी आबादी 3% की नहीं है वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। बिहार में चुनाव कौन जीतेगा ये तय होने में अभी करीब 2.5 हफ्ते का वक्त बचा है और कौन किस पद पर बैठेगा इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। हाल ही में महागठबंधन ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव सीएम और खुद सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, पर यह बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को नागवार गुजरी। बिहार में कहता है
कि अब की बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? ओवैसी ने बिना तेजस्वी और मुकेश सहनी का नाम लिए महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। महागठबंधन ने ओवैसी के इस बयान को बेमानी बता दिया और ओवैसी को बीजेपी का एजेंट। तो हम उन लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, देश के वो 68% लोग जो इस सरकार और इस व्यवस्था के खिलाफ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। आप ओवैसी जी का कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर बात की हो। वो आदमी सिर्फ कम्युनल एजेंडे पर बात करता है, जैसे भाजपा के लोग बात करते हैं। वो भाजपा की मदद करने के लिए देश के हर राज्य में वो आदमी पहुंच जा रहा है। ओवैसी साहब, आप शायद तेजस्वी जी के बयान को नहीं सुने हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बेचैनी दिखा रही है और जो अल्पसंख्यक हितैषी होने का ढोंग कर रही है, उनकी बेचैनी को हम जल्द ही पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ओवैसी ने महागठबंधन पर टिकट बंटवारे में भी मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मुसलमान यानी तेजस्वी के एमवाई समीकरण का एम और इस एम पर ओवैसी की भी नजर है। अब देखना होगा कि ओवैसी की चुनावी चाल आरजेडी का खेल खराब करती है या एआईएमआईएम बस बुटकटवा बनकर रह जाता है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।